कि क्या कारण है कि किसान को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है। ये क्या कारण है कि आप देखें पिछले 10 साल के अंदर हमने तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया तकरीबन कॉर्पोरेट का माफ कर दिया गया है। कभी आपने देखा कॉर्पोरेट के बॉसेस जंतर मंतर पर बैठे हों कि हमारा कर्जा माफ करिए? किसान का कर्जा माफ करना होता है तो अक्सर मैंने देखा है इस देश में किसान को जेल में जाना पड़ता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन की बेटी ने ये पब्लिकली जो कहा है कि भाई किसान है वो क्रिमिनल नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो मिलिटेंट्स नहीं है। एक्चुअली यही मीडिया का प्रोपेगेंडा है जिसने देश को उलझाए रखा है ये बताने के लिए कि जैसे कि किसान तो हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है ही नहीं है। हमें ये मालूम ही नहीं है किसान किस दिक्कत में खेती करता है या गुजारा करता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं DB लाइव। मैं हूं आपके साथ शाह खानम फहद। आपको पता है कि लगातार हरियाणा और शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर, पंजाब के बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उनकी मांग एक बार फिर से MSP को कानूनी दर्जा दिए जाने की ये एक मांग है और ये सबसे महत्वपूर्ण मांगों में से एक है। उनकी मांगों की एक लंबी फहरिस्त है जिसमें 10 मांगे हैं। आज बातचीत होने जा रही है किसानों और सरकार के बीच में, और इस बीच किसानों ने आज 12 से 4 बजे रेल रोको आंदोलन का भी उन्होंने आह्वान दिया है। यानी कि 12 से 4 बजे पंजाब में रेलों को रोका जाएगा, चक्का जाम जो है वो किया जाएगा। आपको पता है कि सरकार किस तरह से किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया जो है वो अपना रही है। उन्होंने दिल्ली चलो की कॉल दी है और उन्हें 200 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया है। दिल्ली से पहले उनके ऊपर किस तरह का जुल्म हो रहा है, किस तरह का दमन हो रहा है, ये लगातार आप देख रहे हैं। और कई किसान जो है, बड़ी तादाद में मैं कहूंगी किसान घायल हैं, उनकी बदन पर छर्रों के जो हैं वो निशान हैं। लेकिन उससे इतर आज हम ये बात करने जा रहे हैं कि किसानों की ये मांगे कितनी जायज हैं, किसान क्या मांगे लेकर आए हैं, और आखिर 13 महीने जब वो 2020 में दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर और सरकार ने 3 काले कानून वापस लिए थे, तो एक बार फिर से किसानों को क्यों दिल्ली का रुख करना पड़ा है। 13 तारीख को किसानों ने कॉल दी थी और 16 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा ने भी उन्होंने दिल्ली चलो की कॉल नहीं दी है, लेकिन उन्होंने बंद की कॉल दी है पूरे देश भर में, ग्रामीण इलाकों में खास तौर पर। और उसके बाद वो फैसला लेंगे कि आखिर आगे उन्हें क्या करने वो जा रहे हैं। लेकिन जो फिलहाल सरकार का रवैया किसानों के साथ है वो ऐसा लग रहा है, बॉर्डर पर जो जिस तरह से 14 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, कीलें ठोकी गई हैं, जो जमीन और आसमान से जो उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, लग रहा है कि वो देश के अन्नदाता नहीं है बल्कि वो देश के दुश्मन हैं। इस तरह का रवैया उनके साथ इख्तियार किया जा रहा है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान, जाना माना चेहरा, एग्रीकल्चर और एक्सपर्ट और जाने माने इकोनॉमिस्ट देवेंद्र शर्मा जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका DB लाइव पर। नमस्कार देवेंद्र जी, सबसे पहला मेरा सवाल, इससे पहले मैं टेक्निकलिटीज पर आऊं और आपसे तमाम बारीकियों को मैं समझूं, आपने पहले भी आंदोलन देखा होगा और लगातार आप जो किसानों के आंदोलन रहे हैं उनको आप देखते रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर इस अन्नदाता को अपना घर बार, अपना कंफर्ट, खेती बाड़ी सब कुछ छोड़कर, अपनी जान जोखिम में डालकर हर कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद दिल्ली का रुख क्यों करना पड़ता है? आखिर ऐसा क्या है जो इन किसानों की बातों को नहीं सुना जाता है? कि हमने देखा था जब 13 महीने किसान यहाँ पर रहे थे, वो 2 दिन के लिए आए थे और उनको 13 महीने यहाँ रुकना पड़ा था। और क्या क्या उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, कौन सा ऐसा नाम था जिससे उन्हें नहीं पुकारा गया था? किस किस तरह के षड्यंत्र हमने उनके खिलाफ देखे थे, खासतौर पे मीडिया का एक धड़ा और सरकारी तंत्र के खिलाफ, सरकारी तंत्र की तरफ से। अभी जो स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं और कैसे आंकते हैं? समझने की बात जो है वो ये है कि आजकल या कभी किसी किसान को या किसी आम आदमी को शौक नहीं होता कि वो आके सड़कों पर आंदोलन करे या टेंटों में, या जो ट्रॉली को टेंट में कन्वर्ट किया गया है उसमें वो अपना गुजारा करें। सर्दी का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, इतने लंबे समय तक जैसा कि हमने पिछले आंदोलन में देखा था, किसी को शौक नहीं होता। नोबडी डिराइव्स ए सैडिस्टिक प्लेजर, जैसा कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक बिल्डअप करना चाहती है, एक नैरेटिव। ये जानना हम सबको बहुत जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम सोचें और समझें कि क्या कारण है कि किसान को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है।
ये क्या कारण है कि आप देखें पिछले 10 साल के अंदर हमने तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया तकरीबन कॉर्पोरेट का माफ कर दिया गया है। कभी आपने देखा कॉर्पोरेट के बॉसेस जंतर मंतर पर बैठे हों कि हमारा कर्जा माफ करिए? ये क्या कारण है कि किसानों को अपनी छोटी से छोटी डिमांड लेने के लिए कभी यहां पर धरना, कभी वहां पर धरना करना पड़ता है। आप ये देखिए कि विलफुल डिफॉल्टर्स एक टर्म है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर यूज करता है। वो अमीर लोग हैं जो पैसा नहीं दे रहे हैं बैंकों का वापिस, लेकिन उनके पास पैसा उपलब्ध है, वो नहीं देना चाहते, वो कहते कर लो क्या करना है। और उसको उन सब लोगों को जेल में डालने की बजाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को कहा है कि साहब उनसे कॉम्प्रोमाइज करिए और जहां तक हो सके उनको अगला भी लोन दोबारा दे दीजिए 12 महीने के बाद। ये मेरा तभी कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या वो सिर्फ रक्षा कवच है अमीर लोगों के लिए या बिग कॉर्पोरेट्स के लिए? जब किसान का कर्जा माफ करना होता है तो अक्सर मैंने देखा है इस देश में किसान को जेल में जाना पड़ता है। छोटा सा भी लोन हो उसका, चाहे 1 लाख 2 लाख, वो नहीं उसकी इंस्टॉलमेंट दे पाया तो वो अक्सर जेल में होता है। किसान जेल में जाते हैं और जो लोग पैसा दे सकते हैं उनको आप एक तरह का राइट ऑफ ही दे देते हो ना, ये जो कॉम्प्रोमाइज करने की आपने बात की। और ये कितना पैसा है? 3.5 लाख करोड़ रुपया तकरीबन जो है उसको कॉम्प्रोमाइज के तहत एक तरह का राइट ऑफ मिल जाएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं ये क्या कारण है कि जो जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके लिए तो हम एक तरह की आरती करते हैं और किसान के लिए जैसा कि आपने अभी बताया कि एक तरह की बर्बरता से हम उसको रिएक्ट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम किसान के साथ हैं। ये इसी सरकार की या पिछली सरकारों की भी हम देख रहे हैं तो कोई ज्यादा अंतर नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर हमने आज तक किसानों के ऊपर ध्यान दिया होता तो सच ये है और ये सबको मानना भी चाहिए कि किसान को कोई जरूरत नहीं पड़ती कि वो आके आपके दरवाजे खटखटाता। अगर वो दरवाजा खटखटा रहा है तो वो उसका अधिकार है, इट इज हिज राइट टू प्रोटेस्ट। और ये हम कैसे कर सकते हैं कि आज जो हम मीडिया में फोटो देखते हैं या टेलीविजन पर उनके व्यूज देखते हैं, टेलीविजन पर जो भी आप आ रहा है वीडियोस देखते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि एक तरह की किलेबंदी हो गई है कि हम ये रोक रहे हैं कि किसानों को कि आके अपनी आवाज या अपनी डिमांड आपके सामने रखें। उसमें क्या गलत है? वो किसान कह रहे हैं कि हम तो शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तो सरकार ने ही ओवर रिएक्ट किया ना, जैसे आपने कहा कि ड्रोन से आंसू गैस के जो बम है वो छोड़े जा रहे हैं। मुझे तो कई बार जब मैं इसको देख के सीन को देख के लगता है, मेरे एक जनरल साहब, एक मित्र है मेरे पुराने रिटायर्ड जनरल, हम क्लास फेलो हुआ करते थे, वो ये कहते हैं कि अगर हम माइंस बिछा दें, बारूदी सिरिंगे बिछा दें तो पूरा एक तरह का लगेगा कि किसी नेबरिंग कंट्री के साथ हम अटैक में तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्या हमारे ही किसान हमारे देश के दुश्मन हैं? क्या हमें उनको एज ए एनिमी देखना चाहिए या उनको एंटी नेशनल देखना चाहिए या खालिस्तानी कहें या और भी जो नाम दिए जा रहे हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि ये देश जिसको कृतज्ञ होना चाहिए किसानों के प्रति कि जिन्होंने आपको एक संकट से निकाला था। अगर हम ना भूलें, द कंट्री वाज नोन टू एग्जिस्ट इन शिप टू माउथ एग्जिस्टेंस। जब बाहर से अनाज आता था सीधा भूखों के पेट में जाता था। उस सिचुएशन से निकालकर अगर आपको आज सेल्फ सफिशिएंट कर दिया गया है, आप उस टाइम को भूल ही गए और आज आप उन्हीं किसानों को दोष दे रहे हैं कि साहब ये देश की इकोनॉमी को गड़बड़ा देंगे या वो ध्वस्त करने आए हैं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर जो रिएक्शन आ रहे हैं, बड़ा अफसोस होता है कि ये मानसिकता इतने सालों से क्रिएट कर दी गई है कि जैसे कि किसान इस देश के हिस्सा नहीं है। तो मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि हमें दोबारा उसको सोचना चाहिए, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए एंड सी कि भाई किसान जो है, आज अगर देश खड़ा है तो वो किसान के कंधों पर खड़ा है। अगर आज किसान हमारे देश के पैदावार कम कर देते हैं या कम हो जाती है, आप देखिए कि जितने भी दुनिया में भूखे देश हैं वो कभी निकल ही नहीं पाए अपने उस संकट से और वो नेशनल सोवरेनिटी का संकट खड़ा होता है। और ये एम एस स्वामीनाथन जिनकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने एक बार बिल्कुल ठीक कहा था, द फ्यूचर बिलोंग्स टू नेशन विद ग्रेन्स एंड नॉट विद गन्स। तो हमें ग्रेन्स चाहिए एज ए नेशन, वी शुड रिस्पेक्ट दैट, वी शुड ऑनर दैट, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर फार्मर्स। तो अब स्वामीनाथन जी का जिक्र किया क्योंकि देवेंद्र जी, तो मैं ये बता दूं आपको कि जो रिपोर्ट है उनकी से जो थी उसको ही वेबसाइट से सरकार की गायब कर दिया गया है। और दूसरी तरफ उनकी वो सीधे तौर पर कह रही है कि अन्नदाता के साथ आप क्रिमिनल जैसा व्यवहार ना करें। तो आप एक सिंबोलिज्म की सियासत करते हैं, आप भारत रत्न देते हैं, लेकिन उनकी जो सिफारिशें हैं उनको मानने से इनकार आप कर देते हैं। और अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो मीडिया के में ये एक तरह कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर सरकार ये मान लेती है किसानों की मांगे तो महंगाई जो है, जो आपके घर तक सामान पहुंचता है, वो 20 से 25% तक
महंगा हो जाएगा और सरकार के ऊपर 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का भार उनके ऊपर पड़ जाएगा और इसीलिए इसको एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं दिया जा सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है और किस तरह से यह फैलाया जा रहा है? चाहिए कि डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की बेटी ने ये पब्लिकली जो कहा है कि भाई किसान है वो क्रिमिनल नहीं है, वो टेररिस्ट नहीं है, वो मिलिटेंट्स नहीं है, किसान तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, और ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ बहुत अरसे तक मैं उनके परिचय में था और बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा है। और मैं ये जानता हूं कि स्वामीनाथन जी की जो पीड़ा थी वो किसान के प्रति कितनी कितनी डीप रूटेड थी, ये मैं जानता हूं। क्योंकि जब C2+50 का उन्होंने फॉर्मूला दिया है किसानों के लिए, तो ऐसी बात हमें समझनी बहुत जरूरी भी है कि जिस सज्जन को आज हम भारत रत्न भी से निवासते हैं और उसको फिर हम उसकी रिपोर्ट को गैप कर देते हैं। आई थिंक ये मत सोचें कि उन्होंने जो लिखा था या उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो उनको समझ नहीं आता था या उनकी कहीं पर गलती हुई है। आप ये भी जानना हम सबको जरूरी है, और ये हम ना भूलें कि स्वामीनाथन साहब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे कंट्री के बहुत साल तक। उसके बाद वो दुनिया भर में आप जानते ही हैं कि उनका एक जो मान्यता थी उनके लिए कितनी कितनी रेवरेंट थी एक तरह की। और ये भी हम जानते हैं कि वो प्लानिंग कमीशन में थे, वो इकोनॉमी को एग्रीकल्चर को समझते थे। आपने उनको नेशनल फार्मर्स कमीशन का चेयरमैन जब बनाया तो आप रिस्पेक्ट करते थे उनकी। और अगर उन्होंने कहा कि C2+50 होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमारे क्या जो बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, क्या उनको समझ नहीं आता कि भाई व्हाई वाज स्वामीनाथन सेइंग कि भाई C2+50 की कॉस्ट को लेके आइए या किसान को एक असली दाम उनकी फसलों का मिले। दूसरी बात आपने कही है कि एक जो प्रोपेगेंडा या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, एक्चुअली यही मीडिया का प्रोपेगेंडा है जिसने देश को उलझाए रखा है ये बताने के लिए कि जैसे कि किसान तो हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा है ही नहीं है। उनको ये बताने में कि साहब किसान जो है वो देश के ऊपर बोझ बन गया है, यही मीडिया वाले जो जिनके आपने जिक्र किया है वो वही बेसिकली उस नैरेटिव को बिल्डअप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और यही एक नैरेटिव है जो मैं देख रहा हूं आजकल सोशल मीडिया पे, जो कि एक तरह का अब्यूजिव है। इतने भद्दे कमेंट्स उसमें आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यही मीडिया के जो आइकॉन्स हैं या जो बड़े उसके एंकर्स हैं, यही लोग गलत एक धारणा पैदा करते हैं। और मैं सिंपल सी बात कहना चाहता हूँ, ये तो शुक्र है, मेहरबानी है, उन्होंने ये कहा कि अगर एमएसपी कानूनी अधिकार बन गया तो 20 से 25% दाम बढ़ जाएंगे। शुक्र है उन्होंने 100% नहीं कह दिया। अगर 100% भी कह दिया होता तो मुझे कोई अचंभा नहीं होता। ये लोग कहीं तक भी जा सकते हैं, तभी तो इसको कहा जाता है कि वी आर इन ए स्टेज जहां पर गोदी मीडिया डोमिनेट कर रहा है। सो गोदी मीडिया से आप कुछ भी प्रवचन सुन सकते हैं और ये तो चलता रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी को समझना है। जब भी मैं कहीं गांव में से निकलकर मैं शहर में आता हूं तो मुझे लोग बोलते हैं या जो एजुकेटेड है, इलीट है, वो मुझे कहते हैं कि हम भी किसान परिवार से आते हैं। मुझे बड़ा डर लगता है जब ये लोग बोलते हैं कि हम भी किसान परिवार से आते हैं, क्योंकि एक्चुअली आपका नाता बाय एंड लार्ज कट चुका है गांव से। हमें ये मालूम ही नहीं है किसान किस दिक्कत में खेती करता है या गुजारा करता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। जो लेटेस्ट डाटा है सरकार का जो हमारे पास उपलब्ध है, मैं सरकारी डाटा कोट कर रहा हूं, जिसको सिचुएशनल असेसमेंट सर्वे फॉर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड कहते हैं। इसकी रिपोर्ट 2019 का ये सर्वे था जो 2021 में आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि किसान परिवार की देश में औसतन आय 10,218 रुपए है। और अगर हम परिवार की हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कोई मनरेगा में काम करता होगा मेंबर ऑफ द फैमिली, कोई सरकारी मुलाजिम होगा, ये सब मिला के 10,218 रुपए है। और अगर हम खेती से इनकम देखें, सिर्फ खेती से, कोई नॉन फार्म एक्टिविटी ना गिने, तो दिन की इनकम किसान की 27 रुपए है। 27 रुपए किसान की खेती से इनकम है। और उसको इनकम तो हम कह ही नहीं सकते ना, आप मानेंगे। उस स्मॉल जो उसको पिटेंस ऑफ अलाउंस मिलता है या उसको वो उसमें से ले पाता है फसल उगाने के बाद, इतने खून पसीना बहाने के बाद भी, तब भी वो देश के लिए रिकॉर्ड पैदा करता है हर साल।
एवरी ईयर प्रोडक्शन हमारी बढ़ती जा रही है। 325 मिलियन टन के आसपास अब आज हम फूड ग्रेन्स पैदा करते हैं। आज देश कोट अनकोट सेल्फ सफिशिएंसी के लेवल पर है। और हम इतना भी नहीं, हम जो गरीब हैं या भूखे हैं उनको हम 5 किलो राशन हम फ्री भी उपलब्ध करा रहे हैं, ये 80 करोड़ लोगों को। इसका मतलब देखिए कितना देश में वो अनाज पैदा करते हैं, तभी आज देश की इकोनॉमी आज एक लेवल पे पहुंची है। अगर एग्रीकल्चर सस्टेनेबल नहीं होता, एग्रीकल्चर एक हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन नहीं होती, तो हमारी इकोनॉमी जो ग्रो कर रही है उस रेट पे कभी ग्रो ही नहीं करती। ये भी हम सब जानते हैं, दुनिया में बहुत सारे उदाहरण आपके पास हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर उसकी 10,000 रुपए अगर उसकी मंथली इनकम है, और ये अगर हम देखते हैं बाकी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के हिसाब से देखते हैं, तो दिस इज एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। ये देश में सबसे नीचे स्तर पर ये इनकम है। और इसका एक और मैं आपको थोड़ा सा ब्रेकअप देना चाहता हूं, वो लोगों को और भी अच्छा समझ आएगा व्यूअर्स को, कि 2016 में जब कहा गया था कि हम किसान की इनकम को डबल कर देंगे अगले 5 साल में, तो मुझसे ये सवाल अक्सर टेलीविजन पे पूछा गया कि साहब अभी इनकम है कितनी जो हम डबल करेंगे। तब मैंने कहा था कि सरकार का अपना इकोनॉमिक सर्वे जो आता है 2 दिन पहले बजट से, उसमें यह कहा गया था कि 17 राज्यों में भारत में, यानी 17 स्टेट्स ऑफ इंडिया, मतलब हो गया कि आधा देश तकरीबन हो गया, आधे देश में किसान परिवार की जो औसतन आय है 216 की रिपोर्ट के हिसाब से, वो 20,000 रुपए साल की है। 20,000 रुपए साल की मतलब 1700 रुपए कम में एक परिवार किसान का 17 राज्यों में, आधे देश में गुजारा करता है। क्या कभी हम सोच सकते हैं, हमारे मोस्ट जो इलीट है हमारे देश के, उनके 1700 रुपए से तो ज्यादा उनका मोबाइल बिल ही होता है। और मैं अगर गाय को पालना चाहता हूं तो मैं 1700 रुपए में गाय नहीं पाल सकता। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप कुत्ता भी, अपना पेट डॉग जो है वो 1700 रुपए में नहीं पाल सकते। आप सोचिए कि आधे देश में किसान परिवार कैसे गुजारा करता होगा। तो अगर किसान आज ये डिमांड कर रहे हैं कि सब उनको गारंटेड प्राइस मिले, भाई जो हम कहते हैं ना गारंटेड इनकम मिले या एश्योर्ड इनकम मिले, तो इसमें गलत क्या है? क्या हम सोचते हैं कि उनको हम पीछे ही छोड़ दें आधी जनता को? ये आधी पॉपुलेशन जो है वो खेती से जुड़ी हुई है, 50% पॉपुलेशन तकरीबन खेती से जुड़ी हुई है। यानी अगर 140 करोड़ का देश है तो 70 करोड़ लोग किसी न किसी तरीके से खेती से जुड़े हैं। क्या आप उन 70 करोड़ को नहीं चाहते कि वो देश का हिस्सा बने, कि आपको किलेबंदी करनी पड़ी है दिल्ली के आसपास ताकि किसान वहां पर आके अपनी आवाज ना उठा सके? तो ये आवाज कहां उठाएंगे? तहसील हेडक्वार्टर में जाएंगे या एसडीएम के पास जाएंगे? वहीं तक ही आप चाहते हैं उनकी आवाज रहे और देश को पता ही ना चले कि किस तरीके से किसान की दयनीय आज हालात है देश में। और आप यहां पर सोचिए, मैं इंटरनेशनल भी आपको डाटा दे देता हूं। इंटरनेशनली एक ग्रुप है जिसका नाम है OECD, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो दुनिया के सबसे जो रिचेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक है, 37 कंट्रीज हैं, उसका ये ग्रुप है। उनका अध्ययन अभी हाल में आया है अक्टूबर के महीने में, पिछले में। उन्होंने कहा है कि भारत एक ऐसा देश है, उन्होंने 54 कंट्रीज को एनालाइज किया कि किसानों की हालत कैसी है उन देशों में, 54 मेजर इकोनॉमीज। उसमें इंडिया का एक ही देश है, मतलब इंडिया ही एक ऐसा देश है उस 54 कंट्रीज के उसमें टेबल में, जिसमें किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। सन 2000 से जब से ये रिपोर्ट आनी शुरू हुई है, सन 2000 से लेकर अभी तक भारत का किसान घाटे की खेती करता आ रहा है, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ। और इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने आंकलन किया था हमारे किसानों के बारे में। तब उन्होंने कहा था कि 2000 और 2016 के बीच में, यानी 16 साल के पीरियड में, भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि ये बड़ी कंजर्वेटिव रिपोर्ट है, मैं उनको OECD की स्टडीज को मैं हर बार कंजर्वेटिव मानता हूं, उसको देखने की जरूरत और भी होती है, पर उनका ये बड़ा जो फिगर है कि 45 लाख करोड़ रुपए का भारत के किसानों को नुकसान हुआ 16 साल के पीरियड में। क्या कभी आपने देखा कि कहीं ये स्टेट असेंबली में डिस्कस हुआ हो? क्या आपने कभी सुना कि किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने इस पे चर्चा की हो? क्या आपने सुना कि कहीं पार्लियामेंट में कभी सवाल पूछा गया हो? ये क्या कारण है कि जब किसान का इतना बड़ा नुकसान होता है तो देश में चर्चा बिल्कुल नहीं होती? ये वही लोग हैं जो किसान की बात नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी किसानों की चर्चा नहीं होती। और मीडिया की मुझे आप एक रिपोर्ट बता दीजिए जहां पर उन्होंने डिस्कशन किया हो कि ये 45 लाख करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान हुआ। लेकिन अगर कॉर्पोरेट का 10,000 करोड़ रुपए का भी नुकसान हो जाता
जाता है तो यही मीडिया है जो शोर मचाता कि साहब इतना बड़ा नुकसान हो गया, एक इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दीजिए, ये पॉलिसी पैरालिसिस का इंडिकेशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन खेती के बारे में मीडिया चुप है, बिकॉज मीडिया जो आवाज है हम सब जानते हैं कि इट इज कॉर्पोरेट ड्रिवन, वो तो कॉर्पोरेट के इंटरेस्ट को लेकर चलता है। तो ये साहब जिसका आप जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि 25% बढ़ जाएगा, मैं तो उनका थैंक यू भी करना चाहता हूं कि साहब आपने 100% नहीं कहा, आपने 150% नहीं कहा कि इतनी महंगाई बढ़ जाएगी इस देश में। तो ये एक गलत एक जो है ना सोच बिल्डअप की जा रही है देश में, डराया जा रहा है लोगों को कि देखिए किसान जो मांग रहे हैं वो उससे आपको कितनी मार पड़ेगी, कितना आपको उसका नेगेटिव इंपैक्ट सहना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक समय आ गया है कि जैसा कि रवीश जी कहा करते हैं अक्सर कि भाई हमें टेलीविजन देखना बंद कर देना चाहिए। शुक्र है मैंने पिछले 2-3 सालों से टेलीविजन नहीं देखा, तो मुझे इन रिपोर्टों के बारे में पता भी नहीं है। जी, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं और कम से कम ये भी शुक्र कह सकते हैं कि हम जैसे मौजूद हैं, जहां हम खुलकर इस तरह की बात जो है वो कर सकते हैं और कम से कम आवाज़ जो है किसानों की वो उठा सकते हैं। यही हमारी कोशिश है और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तभी जो किसान नेता हैं सरवन सिंह पंडेर, उन्होंने ये कहा है कि हमारी मांगे जो है वो नई नहीं है, ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। आप सोचिए ये लाइन कहते हुए भी मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है कि देश का अन्नदाता जो सुबह शाम दोपहर जो हम खाते हैं हमारी प्लेट तक लेकर आता है और उसको ये बातें कहनी पड़ रही हैं, उसको वो जुल्म झेलना पड़ रहा है, उसको हमें सराखों पर बिठाना चाहिए कि उसने हमारी देश की इकोनॉमी को वो कहाँ लेकर आते हैं, हर हमारे प्लेट में वो खाना लेकर आते हैं, खून पसीना बहाते हैं, हर तरह की यातनाएं वो सहते हैं, उसके बाद भी उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ता है, उसके बाद यहाँ तक आना पड़ता है और ऐसा लग रहा है दिल्ली जैसे किसी दूसरे देश का हिस्सा है और किसान यहाँ आकर अपनी बातों को नहीं रख सकते हैं। इस तरह का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, जमीन आसमान से उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। और फिर उसके बाद देवेंद्र जी ये कहा जाता है कि देखिए ये किसानों के पास तो आईफोन है, ये किसान तो मॉडिफाइड ट्रैक्टर लेकर आते हैं, इनके पास तो इस तरह की कारें हैं, ये कैसे यहाँ पर इतने महीने तक बैठे रहे और उस तरह के जो पूरे षड्यंत्र हैं वो उनके आगे पीछे जो है वो रचे जाते हैं और उनको एक विलन दिखाया जाता है एक धड़े की तरफ से, जो जाहिर सी बात है आपको पता है किस पार्टी किस पॉलिटिकल सिस्टम को वो सपोर्ट करते हैं, और मीडिया के एक सेक्शन की तरफ से वो भी पता है कि कहां से उनको सुबह शाम ब्रीफिंग होती है और उन्हें क्या कहना होता है। अभी जो ये किसानों की मांगे हैं, आपको क्या लगता है कि अगर सरकार उनको माना कि मीटिंग हो रही है आज, लेकिन इससे पहले भी मीटिंग्स हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन उनके साथ एक तरह का धोखा हुआ, तभी उनको दोबारा आना पड़ रहा है। बातचीत अगर विफल रहती है, दिल्ली किसानों को आने नहीं दिया जाता है, तो फिर इस आंदोलन को कहां जाता हुआ देख रहे हैं और फिर किसानों की स्थिति को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए आपने अभी कहा कि एक किसान नेता ने जो कहा है कि भाई ये उनके लिए जिंदगी और मौत का ये पड़ाव है, ये जिसके ऊपर वो अपनी डिमांड रख रहे हैं, वो मैंने आपसे पहले जो फिगर्स की बात की थी कि अगर आधे देश में किसान परिवार को 1700 रुपए से कम की अगर उसको इनकम होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा क्राइसिस उनके सामने है और वो किस तरीके से जिंदगी की और मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरी बात मैंने आपसे ये भी कहा था कि 27 रुपए अगर खेती से मात्र इनकम होती है प्रतिदिन, तो आप देख सकते हैं कि हमने किस लेवल पर जानबूझकर खेती को रखा हुआ। ये मेरा कहना है कि और लोगों को ये समझना भी है कि अगर जब तक आप इकोनॉमिक डिजाइन को नहीं समझते हैं तो आपको ये समझ ही नहीं आता कि क्या कारण है हमारा जो किसान है वो इस तरीके की, जो आपने कहा है ना कि क्राइसिस के दौर से गुजरता है या उसमें रह रहा है, वो समझना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि जो हमने इकोनॉमिक डिजाइन बनाया है, बेसिकली इट हैज डेलिबरेटली केप्ट एग्रीकल्चर इम्पॉवरिश्ड। ये जानबूझकर उसने दुनिया में किसानों को एक गरीबी के स्तर पर रखा हुआ है, क्योंकि उसमें उनकी सोच ये है कि जब तक खेती से लोगों को निकालकर हम शहर में नहीं लेके आएंगे तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। और वो जो सोच है वो ये कहती है कि आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ जो जमीन है उसको तो कहते हैं कि इट्स अनप्रोडक्टिव, लेकिन अगर आप आके फ्लाईओवर के नीचे सोते हैं तो उनको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। ये जो सोच है इसको मुझे लगता है कि दोबारा देखने की जरूरत है। और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि मैं दुनिया का अगर पहले एक परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो अमेरिका, जहां से हम ये सब कट एंड पेस्ट करते हैं ऐसी पॉलिसीज को, अमेरिका में ये हाल है कि जब रिचर्ड निक्सन साहब राष्ट्रपति थे, और मैं 1970s अर्ली 1970s की बात कर रहा हूं, उस समय तकरीबन 15% पॉपुलेशन उनकी खेती से जुड़ी थी। आज देखिए कि अमेरिका में 1.5%, सिर्फ 1.5% लोग जो हैं वो खेती में रह गए हैं।
यानी जब हम अमेरिकन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो बड़ी कंपनियां, बड़े खेत, ये सब आपको मतलब असली चित्रण उसका ये होता है। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो 86% हमारे जो किसान हैं उनका 5 एकड़ से कम उनकी जमीन है या उनका खेत का आकार है। और ये 50% मैंने आपसे कहा, तकरीबन कोई 47% कहता है, कोई 50% कहता है, तकरीबन 50% पॉपुलेशन हमारी खेती से जुड़ी हुई है। यानी 70 करोड़ लोग जो हैं वो इसके ऊपर डिपेंडेंट है, खेती के ऊपर। उनको हम जब भी मदद करते हैं तो हमारे यहाँ भी एक सोच ही आती है कि ये ओवर पॉपुलेटेड है एग्रीकल्चर, तो लोगों को हम गांव से निकालकर शहर में लेके आए। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर ने एक बार कहा भी था कि जब तक हम खेती से लोगों को निकालकर शहर में नहीं लेके आते, जहां पर की चीप लेबर की जरूरत है, यानी दिहाड़ी मजदूर की जरूरत है, तब तक बड़ा टिकट इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है, ये जो मानसिकता है, उसी ने एग्रीकल्चर को किल किया है। हमारे देश में भी पूरा प्रयास है कि लोगों को निकालकर कैसे खेती से हम शहर में लेके आए। ये उसी उसी जो मैंने कहा प्रोग्राम्ड जो हमारा माइंड हो चुका है, माइंडसेट है, वो उसके तहत हम सोचते आ रहे हैं। मुझे ये लगता है कि हम क्यों ना एक नया रास्ता लेके चले। जरूरी क्या है कि हमें कट एंड पेस्ट करना है अमेरिका और यूरोप से अपनी पॉलिसीज को, जबकि हमारी सिचुएशन डिफरेंट है। हमारे अगर देश में 70 करोड़ लोग गांव में या खेती से जुड़े हुए हैं, गांव में तो और भी अधिक होते हैं, लेकिन खेती से जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि हमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब आए थे उस पर भी सवाल करना चाहिए कि हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म में सिर्फ इंडस्ट्री को एज एन इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया था। अगर हमने उस समय एग्रीकल्चर को सेकेंड इंजन ऑफ ग्रोथ बनाया होता, या अब भी अगर हम एग्रीकल्चर को सेकेंड इंजन ऑफ ग्रोथ बनाते हैं, तो आप देखिए आपकी इकोनॉमी कैसे बूम करती है। और यही एक कहीं गलती रह गई है या एक गैप रह गया है जिसकी तरफ हमें फोकस करना है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक एमएसपी तक बात जो है वो अगर हम उसको सोचना शुरू करें या देखना शुरू करें, उससे बड़े परिप्रेक्ष्य में भी हमें जाके देखना पड़ेगा कि ये इकोनॉमिक डिजाइन ने कैसे है कि किसान को उस गरीबी के लेवल पर रखा हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं गरीबी के लेवल पे, क्योंकि जो सुसाइड की रिपोर्ट्स आती हैं देश में, और जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जब से डाटा इकट्ठा होना शुरू हुआ है, अभी तक तकरीबन 4 लाख किसान जो है आत्महत्या कर चुके हैं। और ये तो वो है जिन्होंने आत्महत्या का रास्ता अपनाया, लेकिन उसके अलावा इतना डिस्ट्रेस गंभीर है कि अगर आप पंजाब में जहां की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर है, यहां पर भी आप देखते हैं, मुझे वो कभी भूला नहीं कि एक किसान ने अपने अपने 5 साल के या 10 साल के बच्चे को, मुझे याद नहीं 5 का था कि 10 का, उसने उसको छाती से बांध कर वो कनाल में जंप कर गया और ये बोल गया कि मैं ये जानता हूं कि मेरे पास 10 लाख का कर्जा है मेरे सिर पर, और ये बच्चा जो मेरा है ये जिंदगी भर उस कर्जे को नहीं अपने आप को फ्री कर पाएगा। अब देखिए कितनी दयनीय सिचुएशन है कि अपने बच्चे को भी वो साथ लेके चला गया, ये जानते हो कि वो गलत है, कि उसको पता था कि वो सारी जिंदगी कर्जे में रहेगा। मैंने आपसे कहा, या मैं कहीं और कह रहा था कि अमेरिका के एक किसान ने जैसे बोला कि भाई अगर आप जानना चाहते हैं कि नर्क क्या है तो आप किसान बन जाइए। जिंदगी में कर्जे में पैदा होना और कर्जे में मरना, इससे बड़ा न। तो ये हमारे जब चौधरी चरण सिंह साहब, जिनको भारत रत्न दिया गया है, जब वो बोला करते थे कि भारत का किसान कर्जे में पैदा होता है और कर्जे में मरता है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक मैसेज है हमारे सामने कि हमने किसान को जानबूझकर कर्जे की सिचुएशन में रखा हुआ, उसमें दबाया हुआ है। और किसान जो आज मांग रहे हैं, वो चाह रहे हैं, छटपटा रहे हैं कि उस कर्जे की सिचुएशन से या उस क्राइसिस सिचुएशन से, उस नरक से उनको निकाल कर एक सांस लेने की एक मौका दिया जाए, सांस लेने की फुर्सत मिले। और वो तभी हो सकता है कि जब हम उनको इकोनॉमिक लेवल पर, अब देखिए ना, आपने 10,000 रुपए, मैंने आपको बताया था कि किसान के सारे देश में एक एवरेज इनकम है हर महीने। तो और जब आपने कहा कि वो लोग सवाल करते हैं कि ये पिज्जा क्यों खा रहे हैं, ये कार में क्यों सफर कर रहे हैं, हमारी इमेजिनेशन में ये आता है कि किसान कौन है, जिसके गंदे कपड़े हैं, गंदी धोती है, फटे हुए जूते हैं, पगड़ी सिर के ऊपर है। ये हमारी इमेजिनेशन है, हम उससे निकले ही नहीं है बाहर। हम ये सोच के चलते हैं किसान की यही कंडीशन में हमें उसको छोड़ना है, उसको रखना है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि किसान की जो हालात है, अगर आप चपरासी सरकार में ज्वाइन करते हैं ना, एज ए चपरासी, लोएस्ट जो उसका एम्प्लॉय लेवल जो है, तो आपकी पहले ही इनकम के पहले ही साल आप देखते हैं कि आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम हो जाती है। चपरासी के पास कार होती है, कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन किसान के पास अगर कार आ जाती है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, सब सवाल करना शुरू करते हैं, देखो किसान है, इसके पास कार कैसे आ गई। मुझे लगता है कि ये जो हमारी मानसिकता है, इसको बदलने की जरूरत है। और ये शायद किसान आंदोलन जो 1.0 हुआ था,
और किसान आंदोलन जो अभी चल रहा है 2.0 में, किसान एक्चुअली यही बता रहे हैं देश को कि हमें उस स्टेज से बाहर निकालिए। हम भी आपके देश में आपके जैसे ही हम भी एक प्राउड सिटीजन होना चाहते हैं कि जब हमारी इकोनॉमिक हालात ठीक होंगे तो ऑब्वियसली प्राइड भी उसमें रिस्टोर होती है। तो इसमें क्या गलत है, मैं पूछना चाहता हूं। क्या हम चाहते हैं कि सदा वो उसी परपेचुअली पॉवर्टी में ही रहे? हमें उसको उनको निकालना है। और जब जिस दिन आप ये मानिए कि जिस दिन इनकम किसान की बढ़ जाएगी, मैं ये हर जगह कहता हूं कि अभी कंट्री में जितने फार्मर्स हैं उसमें 14% फार्मर है जिनको एमएसपी मिलता है। पहले ये फिगर 6% थी, अब बढ़ के 14% हो गई है। इसका मतलब है कि 86% फार्मर जो हैं वो बाजार के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मार्केट्स उनको अच्छा दाम देती तो प्लीज मुझे बताइए कि वो इतना जोखिम क्यों उठा के ये प्रोटेस्ट करते। लेकिन मार्केट्स उनको सदा ही उन्होंने उस नीचे लेवल पे रखा हुआ है, इसलिए वो उठे हैं कि हमें मार्केट पे अब विश्वास नहीं है, हमें एक गारंटी करिए प्राइस। इसमें क्या गलत है? सारे मुलाजिम को भी तो गारंटेड इनकम मिलती है। हमारे देश के इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अपनी तनख्वाह तो इश्योर करते हैं, अपना बोनस भी इश्योर करते हैं, अपने जो बाकी इंस्टॉलमेंट्स मिलनी है, इमोलमेंट्स मिलने हैं, उसको भी इश्योर करते हैं। तब जाके वो अपने जो इकोनॉमिक्स की जो बात करते हैं तब करते हैं। और किसान को कहते हैं कि वो मार्केट के हवाले उसको डिपेंडेंट रहना चाहिए। किसान क्या बोल रहा है, क्या उसका दुख है, ये हम समझें कि एम्प्लॉइज जो है आज आप जानते हैं कि जिनकी पेंशन जो है, नई पेंशन स्कीम जो है वो मार्केट लिंक्ड है, वो खुश नहीं है, वो डिमांड कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन में हमें लेके जाइए। और कई प्रदेशों में ओल्ड पेंशन में चले भी गए हैं। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि वो मार्केट ड्रिवन है। मार्केट ड्रिवन है जो पेंशन स्कीम है, तो किस जो एम्प्लॉइज है उनको महसूस होता है कि हमारे को घाटे का पेंशन, मतलब हमें कम पेंशन मिलती है मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट रहने से। और वो इसलिए कम मिलती है कि उनको दिख रहा है कि मार्केट्स आर नॉट द रियल प्रोवाइडर्स, और उसकी उनकी जो पेंशन है वो बढ़ती नहीं है, कम हो जाती है। जब उनको ये समझ में आ रहा है कि मार्केट्स जो है वो उनके साथ अन्याय कर रही हैं या उनको न्याय नहीं मिल रहा है जो पेंशन, तो वो पिछली उनकी ऑर्गेनाइज है, तो वो डिमांड कर रहे हैं कि साहब हमें पुरानी पेंशन स्कीम में लेके जाइए। किसान भी तो वही बात कर रहा है, किसान भी तो यही कर रहा है, क्योंकि उसके जो प्राइसेस है वो मार्केट लिंक्ड है। जब एम्प्लॉइज की पेंशन मार्केट लिंक्ड है और वो उनको नहीं, उनसे न्याय कर पा रही है, तो हम ये किसान को कैसे मान के चल रहे हैं कि मार्केट्स उसके लिए अच्छा काम करती होंगी? मेरा तो एक सबमिशन है आपके सामने कि हम क्यों ना एक काम करें, क्योंकि हमारे देश के जो मीडिया वाले हैं या जो इकोनॉमिस्ट हैं वो सारे ये बात कर रहे हैं कि मार्केट्स मार्केट्स मार्केट्स, उसके हवाले किसान को छोड़ा जाए, वही एफिशिएंसी को रिकॉग्नाइज करती हैं। ये अगर सच है तो जैसे एम्प्लॉइज के पेंशन जो है वो मार्केट लिंक्ड है, मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे देश के जो मेन लाइन इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जो सैलरी है उसको भी मार्केट लिंक कर दीजिए। देखते हैं कि उनको फायदा होता कि नहीं होता। अगर वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सके कि मार्केट से उनको फायदा हुआ है तो किसान भी इस बोझ को झेल लेंगे। क्यों किसानों को मार्केट्स के हवाले छोड़ा जाए जबकि आपकी इनकम एश्योर्ड है? तो मैं तो ये चाहूंगा कम से कम एक दुनिया को एक मैसेज तो मिलेगा कि इकोनॉमिस्ट जो हैं वो खुश है या ना खुश है जब उनकी सैलरी मार्केट लिंक्ड हो गई है। तो तब हम जाने कि मार्केट्स ने आज तक कितना प्रहार किया है, कितनी मार मारी है हमारे देश को, किसानों को। वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं डिस्पाइट फेसिंग ऑल द डिस्ट्रेस एंड सो ऑन। और आज भी जैसे किसान नेता ने कहा है कि वी प्रोड्यूस फूड फॉर द कंट्री, और मैंने जैसे आपसे कहा था कि हमें किसानों ने निकाला है उस क्राइसिस से जब हमारा फूड बाहर से आया करता था, इंपोर्ट होता था। और हमारा, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बार बिल्कुल ठीक कहा था कि इट इज वेरी ह्यूमिलेटिंग फॉर एनी कंट्री टू इंपोर्ट फूड, सो एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। ये जवाहरलाल नेहरू जी ने 1955 में लाल किले से कहा था। और मैं ये जानता हूं कि जो देश का प्रधानमंत्री होता है उसको ऑब्वियसली एहसास होगा कि कैसे उसकी आर्म ट्विस्टिंग होती है, कितनी ह्यूमिलेशन सहनी करनी पड़ती है जब आप फूड इंपोर्ट करते हैं। सो आई थिंक व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग उस जिस क्राइसिस से निकाल दिया है हमें कि हम फूड इंपोर्टिंग कंट्री थे, आज हम नेट फूड एक्सपोर्टिंग कंट्री है। आई थिंक हमें देश को शुक्रगुजार होना चाहिए देश के किसानों के ऊपर, और वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर फार्मर्स रादर देन कैरी ऑल दिस काइंड्स ऑफ डिसबिलीफ, या जो हमें सिखाया जाता है या बताया जाता है। हम अपने आप अपने उसमें झांके, डोंट फॉलो द व्हाट द टेलीविजन सेज। मेरा मानना है कि आप अपने आप देखिए कि आज आप खुश हैं, आपको कोई चिंता नहीं है क्योंकि आपकी थाली में अगला भोजन कहां से आएगा। ये किसानों ने आपको ये अधिकार दिया है, ये हक दिया है, इस लेवल पे लाके उन्होंने आपको खड़ा कर दिया। लेट्स सैल्यूट द फार्मर रादर देन ब्लेमिंग हिम और गिविंग डिफरेंट नेम्स टू हिम। जी, बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तमाम एक-एक बिंदु जो हैं उन पर आपने बहुत तफ़सील से आपने यहाँ पर बात रखी है देवेंद्र जी। और यही मैं फिर से कहना चाहूंगी कि किसानों को यहाँ पर जो वो आते हैं प्रदर्शन करने, ये कोई उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं है कि चलिए ये एंटरटेनमेंट का कोई
जरिया है, कोई हर कुछ दिन के बाद फिर चलते हैं दिल्ली की तरफ और वहां पर बॉर्डर्स पर जाकर चलिए कुछ एंटरटेनमेंट करते हैं, बल्कि उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। जिस तरह से अभी पंडित जी ने कहा कि जो किसान नेता हैं कि ये कोई हमारी मांगे नई नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए उनके साथ क्या कुछ किया जाता है। और देवेंद्र जी ने अभी बहुत अच्छे से पाया कि किसानों की अभी स्थिति क्या है और कैसे उनकी ये मांगे न सिर्फ जायज हैं बल्कि उनको फौरन माना जाना चाहिए और उससे आगे भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन देवेंद्र जी फिर घूम फिर कर सवाल वही आता है और आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा बात एमएसपी को लेकर हो रही है कि इनको कानूनी दर्जा दिया जाए, ये गारंटी उनको दिया जाए। एक हमारे पास पीएम है जो कहते हैं ये मोदी की है और हर बात में वो गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वही देश दाता को गारंटी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ लफाजी होती है। और ये कहा जाता है 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो भी आपने बताया कि कौन सी दुगनी हो जाएगी। लेकिन अभी सवाल ये है कि अगर किसानों अगर उनको एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाता है, अगर किसानों को और सरकार की तरफ से गारंटी उनको दे दी जाती है, जिसके आसार बिल्कुल नाकिब है क्योंकि उन्होंने दिया है, नहीं हो सकता है और अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। ये तमाम तरह के तथ्य सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं, हालांकि सबके बीच बातचीत कर रहे हैं। अगर एमएसपी को कानूनी दर्जा दे दिया जाता है तो किसानों की स्थिति फिर कितना सुधरता हुआ आप देख रहे हैं। हम अभी किन्नू जो है, जो हमें 40-50 रुपए किलो यहाँ पर मिल रहा है, वो 5 रुपए किलो किसान बेचने पर मजबूर है। और फिर उन्होंने कहा इतनी मेहनत के बाद फसल का दाम ना मिले तो इससे अच्छा है कुचल, उन्होंने उसको क्रैश कर दिया। या फिर हम लहसुन अदरक के दाम देखें तो वो अभी आसमान छूने 400-500 रुपए किलो मिल रहे हैं, लेकिन पता है किसानों को किस तरह का दाम। वही मैं आपको एग्जाम्पल्स कोट कर रही हूँ। तो अगर उनको एमएसपी का कानूनी दर्जा दिया जाता है, गारंटी अगर दी जाती है, तो उनको फिर इसका क्या फायदा, और अगर नहीं होता है तो फिर क्या हो सकता है। जो ये आपने कहा कि एक नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा है कि भाई देश के ऊपर कितना बोझ हो जाएगा अगर हम गारंटीड प्राइस किसान को देते हैं या एमएसपी को लीगल जो एक रूप देते हैं, तो ये जो है ये उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जो आपने पहले कहा कि जो महंगाई है वो 25% बढ़ जाएगी, ये कहना, ये सब उसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, उसी सोच का हिस्सा है। कारण ये है कि हम नहीं चाहते किसान को असली दाम मिले, क्योंकि उसको दाम अगर अधिक मिलता है तो कॉर्पोरेट का प्रॉफिट कम हो जाता है। देखिए ये हम समझें कि एग्रीकल्चर इज द बेसिक रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल पैदा करता है फॉर द इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री में अगर उसका दाम ज्यादा हो जाता है तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। लड़ाई सारी इस बात की है, और इसीलिए ये जो ये टेलीविजन है हमारे देश का, वो उनकी बात को ज्यादा उछालता है, क्योंकि कॉर्पोरेट का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बात तो ये हम समझ लें। दूसरी बात ये कही जाती है कि साहब इससे कंट्री के ऊपर, जैसे आपने कहा कोई 10 लाख करोड़ की फिगर आई है, कभी 11 लाख की है, कभी 17 लाख करोड़ रुपए की फिगर है, और ये कहां से आती है कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। यही टेलीविजन चैनल को कभी आप पूछ लीजिए कि इसका विस्तार से बता दें कि कैसे आपने ये कहा है कि 10 लाख करोड़ या 15 लाख करोड़ रुपए या जो भी आप कहते हैं ये इतना बर्डन आएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ इससे एक्सपेक्टेड होगी या होगी, उसका कभी बात की नहीं जाती है, हमें अंधकार में रखा जाता है। अब देखिए कैसे होगा। मैंने आपसे कहा कि 86% हमारे देश के किसान हैं जो मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जब हम गारंटी प्राइस कर देंगे तो 86% किसान को भी अधिक दाम मिलेगा, अधिक प्राइस मिलेगा, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि सिर्फ भारत में ये नहीं कि 2 प्रदेशों में, पंजाब और हरियाणा में ही उनको एमएसपी मिले जो सरकार खरीदे, लेकिन उनका ये कहना कि सारे देश में सारी फसलों के ऊपर एमएसपी कानूनी अधिकार बने। उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार खरीदेगी, उसका मतलब यह है कि एमएसपी बिकम्स ए बेंचमार्क प्राइस बन जाएगा, उसके नीचे देश में खरीद नहीं होगी, चाहे वो आड़तिया हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे वो पब्लिक एजेंसीज हो, उसके नीचे नहीं खरीद करेंगे। अब जब 86% लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा, ये तो लाजमी है, जब आपने गारंटी कर दी, तो आप देखिए कि उनकी सिचुएशन अभी तो डिस्ट्रेस में है। जब उनको अच्छा दाम मिलेगा, इकोनॉमिकली वायबल, प्रॉफिटेबल होगा, स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुकूल होगा, तो उनके हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। अब देखिए जब ज्यादा पैसा आएगा तो वो कहां जाएगा, वो बाजार में ही आएगा ना। लोग उससे अपना खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे, इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदेंगे, एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ये सब होगा। जब ये होगा तो एक बहुत बड़ी मैसिव डिमांड क्रिएट हो जाएगी। जब डिमांड क्रिएट होगी तो इकोनॉमिस्ट हमारे कहते हैं कि व्हील्स ऑफ डेवलपमेंट तभी दौड़ते हैं जब आपकी डिमांड क्रिएट होती है। जब 7वां वेतन आयोग आया था
तो उसमें 4-5% पॉपुलेशन जो ऑर्गेनाइज थी, एम्प्लॉइज थे, उनको जंप मिला है सैलरीज में, ये हम सब जानते हैं। तब यह कहा गया था कि ये इंडस्ट्री द्वारा कि 7वां वेतन आयोग जो है इट विल एक्ट एज ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी। बूस्टर डोज क्यों? क्योंकि ये पैसा मार्केट में खर्चेंगे, उससे बूस्ट मिलेगा, डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के बाद इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ेगी। ये हमें समझ आ गया। अब आप जब देखिए, जब 50% पॉपुलेशन के पास ज्यादा पैसा हाथ में आएगा, जब वो ज्यादा खर्चेंगे, मेरा मानना है कि इट विल नॉट बी ए बूस्टर डोज फॉर द इकोनॉमी, इट विल बी ए रॉकेट डोज फॉर द इकोनॉमी। हमारे देश की इकोनॉमी दौड़ेगी, हमारी जीडीपी ग्रोथ इस तरीके से जोड़ेगी कि आज तक जो हमारे इकोनॉमिस्ट बताते आए ना कि हम 5.7% में हैं, अगले साल हमारा 6 हो जाएगा, कोई कहता है 7% हो जाएगा, आपकी तो शुरू में ही आप डबल डिजिट में आ जाएंगे ग्रोथ में, क्योंकि आप एज्यूम ही नहीं कर रहे, आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे कि जब 50% पॉपुलेशन भी उसी स्तर पर आ जाएगी जिस पर आप और हम हैं, तो आप देखिए कितनी डिमांड जनरेट होगी। अभी तो हम ये भी जानते हैं कि रूरल एरियाज में पिछले 10 सालों में रूरल वेजेस या तो डिक्लाइन पे हैं, या वो स्ट्रक हैं, या उसी लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, वहीं पर रुकी हुई हैं। तो आप देखिए कि जब आप देंगे तो कितना बड़ा बूस्ट इकोनॉमी को मिलेगा। मुझे लगता है कि हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो इकोनॉमिक सोच है, वो अभी भी इकोनॉमिक्स 101 जो आपने भी पढ़ी थी जब आप भी ग्रेजुएशन कर रहे थे, जो मैंने भी पढ़ा, उससे बाहर अभी निकल ही नहीं पाई है। हमारे इकोनॉमिस्ट टेक्स्ट बुक्स के बाहर निकल के रियलिटीज को नहीं समझ रहे हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए वो ये जो बातें फैलाई जा रही हैं कि साहब किसानों को दाम मिल गया तो देश की इकोनॉमी में क्या होगा, ये एक कारण तो ये है जो हमें समझना है कि एक्चुअली इकोनॉमी देश की बूम करेगी। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते हैं। ये भी एक क्या कारण है कि आप देखिए, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेके आते हैं, हर साल आती है ना मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, के ऊपर ही सारा सिस्टम चलता है, ऑपरेट करता है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज में जब भी आलू प्याज का दाम बढ़ता है तो देश के ये बताया जाता है कि साहब फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो देश की इकोनॉमी जो है वो डगमगा जाएगी। अब देखिए, तभी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक वो स्टैटिस्टिक्स है कि 4% ±2% पे ही इन्फ्लेशन को रहना है। और क्योंकि सीपीआई इंडेक्स में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 45% वेटेज एग्रीकल्चर को दी गई है, तो जैसे ही आलू प्याज का दाम बढ़ता है तो एक हाहाकार मचता है। टेलीविजन पे इंटरव्यूज आती हैं हाउसवाइफ्स की कि मेरा हाउस का बजट गड़बड़ा गया है, और देश भी ये कहता है कि साहब मेरा देश की इकोनॉमी भी गड़बड़ा जाएगी। अब देखिए, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी से हम ज्यादा हैं आजकल, और हमारा आलू प्याज पे सारी इकोनॉमी टिकी हुई है। सोचना चाहिए हम सबको कि एक्चुअली ये जानबूझकर डिजाइन ऐसा किया गया है। और आप भी जानते हैं कि आलू प्याज एवरेज जो हाउस होल्ड का जो बजट है, 10,000 से लेके 20,000 के बीच में किचन का बजट उसमें होता है। अगर उसमें आलू प्याज के दाम बढ़ जाते हैं, और भी 2-3 फसलें हो सकती है जिनके प्याज लगातार बढ़ते आते हैं, या जो भी हो, तो आपका 1,000 बढ़ गया खर्चा, 2,000 रुपए बढ़ गया, इतना ही होता है हर महीने का अगर आप खर्चा देखें, तो हमारी इकोनॉमी पे सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिए, जो जानबूझकर किया गया है कि आपने एग्रीकल्चर को तो 45% बेच दिया, और एग्जाम्पल ये, और ये आर्ग्यूमेंट ये होता है कि साहब ये हर आदमी को कंज्यूम करना पड़ता है। मैंने माना हर आदमी कंज्यूम करना पड़ता है, पर कभी सोचिए कि क्या हाउसिंग, एजुकेशन और हेल्थ, इन तीनों चीजों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया जाता है? क्या ये हर एक को इंपैक्ट नहीं करती? आज आप भी देख लीजिए, अगर आपके बस अब आपके हो फैमिली में, मेरे फैमिली में हो, हमारी जितनी भी हम इनकम जनरेट करते हैं या इनकम हमारी होती है, उसमें से अधिकतर तो खर्चा हमारे बच्चों को पढ़ाने में लग जाता है। जो बच्चे यहाँ पर कनाडा जा रहे हैं आजकल पंजाब से या बाकी प्रदेशों से भी, तो वो ये देखते हैं कि उनको जमीन भी अपनी बेच के जाना पड़ता है वहां पर कनाडा में, या पढ़ाई हिंदुस्तान में भी करनी हो तब भी यही हालात हैं। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या कारण है कि जहां असली महंगाई है उसको हम महंगाई के उसमें इंडेक्स में नहीं गिनते, हम आलू प्याज को गिनते हैं, क्योंकि ये वो इकोनॉमिक सोच है जो कह रही थी कि किसानों को खेती से निकालकर आप शहर में लाके उनको, क्योंकि शहर में चीप लेबर की जरूरत है। ये सोच है जिसको हम नहीं समझ सके हैं। और मैं जानता हूं कि आपके माध्यम से, ये मानता हूं आपके माध्यम से कम कुछ लोगों को ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए और देखना चाहिए इसमें कि क्या कारण है कि हमें इकोनॉमिक डिजाइन, मैक्रो इकोनॉमिक डिजाइन ऐसा बनाया गया है कि जहां असली इन्फ्लेशन बढ़ती है वो तो हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि आलू प्याज से ही सारा गड़बड़ होता है। कैसे हो सकता है कि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी इकोनॉमी में आलू प्याज ही सब कुछ गड़बड़ा दे? ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सोच को बदलिए, और उस सोच को जब आप बदलेंगे तब देखेंगे कि इन्फ्लेशन का अगर इंडेक्स ठीक होगा तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का शेयर तो उसमें नॉमिनल रह जाएगा।
ये हेल्थ, एजुकेशन जी और हाउसिंग जो मैंने कहा है, वो सारा का सारा उसमें ब्रॉडली शेयर ले जाएगी। तो आपको छुपाया जा रहा है आपसे इन्फ्लेशन कहां पर है, और ये मैक्रो इकोनॉमिक सोच है। तभी मैंने कहा कि इनकी इनकी तनख्वाह को आप मार्केट लिंक कर दीजिए, आगे से फिर ये मार्केट की कभी बात नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी इस बहुत डिटेल्ड चर्चा के लिए। लगभग मुझे लगता है हमने तमाम पूर्ण बिंदु थे जिन पर लोगों को कंफ्यूजन आ या जिसको लेकर एक भ्रम फैलाया जा रहा है या प्रोपेगेंडा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, क्लियर किए हैं, और ये लोगों तक पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण था आज के इस वक्त में, जबकि जब किसान जो हैं बॉर्डर्स पर मौजूद हैं और वहां हर तरह की परेशानी के लिए सिर्फ किसी भी कटघरे पे खड़ा किया जा रहा है। मतलब बॉर्डर सरकारें सील करें और कहा जाए आम लोगों से कि देखिए किसानों की वजह को परेशानी हो रही है और आपको जाम का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की मांगे ना मानी जाए, वो रेल रोके, सरकार नहीं मान रही है तो कहा जाए कि देखिए आपको परेशानी हो रही है। किसानों को सही दाम नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी थाली तक खाना जो है वो महंगा ही आ रहा है। तो ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन की। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इन तमाम बिंदुओं पर आपने बात की। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, और शुक्रिया आपको का भी। मुझे उम्मीद है कि इस पूरी वार्ता जो हमने की है, इससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हुए होंगे और आपको असली तस्वीर जो है वो किसानों की जो स्थिति है वो आपको पता चली होगी। आज